ओके मालिक, सो अपन अपडेट कर रहे हैं अभी विद रिस्पेक्ट टू योर रिवीजन ऑफ चैप्टर 8 फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी में आपको मैंने बताया 4 पोर्शन आपको कवर करना है। 4 पोर्शन में पहला क्या आएगा, डेफिनेशन आएगा, दूसरा आएगा एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, उसके बाद आपके पास 3 सेक्शन मेनली है, डॉक्यूमेंट्स है, अकाउंट्स है और उसके अलावा डिस्प्ले करने का है, और उसके बाद प्रोस्पेक्टस के सेक्शन है, और उसके बाद आईडीआर के सेक्शन है। पहले बात करते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी क्या है? फॉरेन कंपनी एक ऐसी कंपनी है विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड हैविंग ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड डूइंग ए बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। ये सब में एंड है, कोई भी और नहीं है। ये होने के बाद एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, ओके, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू फॉरेन कंपनी। तो हमने पढ़ा 380 to 386 is applicable to foreign company, 392 to 393 it is also applicable to foreign company. Okay, CG may exempt certain class of foreign company from this particular sections. इसके साथ अपन ने और एक चीज पढ़ी, अगर कोई फॉरेन कंपनी है which is incorporated outside India, okay, and having not less than 50% of paid up share capital, either equity or preference or combination of equity and preference by citizen of India or by company incorporated in India or by a combination of citizen of India or company incorporated in India, तो यहां पर क्या होगा, ये फॉरेन कंपनी ही है, ये फॉरेन कंपनी है, बट एट द सेम टाइम द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन विल बी 380 to 386, ये तो एप्लीकेबल होगा ही होगा। साथ में अदर प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट, ओके, व्हिच आर रिलेवेंट, अदर प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट व्हिच आर रिलेवेंट विल बी एप्लीकेबल। ये होने के बाद आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया डॉक्यूमेंटेशन, ओके, दैट इज योर सेक्शन 380। एक सेकंड ना मालिक, मैं रिकॉर्डिंग चालू करनी है, रिकॉर्डिंग चालू है। ओके, डॉक्यूमेंटेशन 380 में क्या किया हुआ है? 380 एकदम इजी है सेक्शन है। सबसे पहला, एवरी फॉरेन कंपनी विद इन 30 डेज ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ओके, इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर आरओसी। आरओसी को क्या डिलीवर करना है? यहां पर 6-7 चीजें आपको डिलीवर करनी है। पहली चीज, ओके, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ चार्टर, स्टैच्यू, मेमोरेंडम और आर्टिकल, इनकी सर्टिफाइड कॉपी है, अगर फॉरेन लैंग्वेज में तो ट्रांसलेटेड कॉपी होनी चाहिए। सेकंड, फुल एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां पर आउटसाइड कंट्री की बात की जा रही है। थर्ड पॉइंट, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरी ऑफ कंपनी एज प्रिस्क्राइब्ड। चौथा पॉइंट, नेम ऑफ एंड एड्रेस ऑफ वन और मोर पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू टेक द नोटिसेस और डॉक्यूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन कंपनी। पांचवा पॉइंट, फुल एड्रेस ऑफ ऑफिस इन इंडिया। उसके अलावा पर्टिकुलर्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है, डिक्लेरेशन दैट डायरेक्टर और एनी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट कन्विक्टेड और डीबेड फ्रॉम फॉर्मेटिंग ए कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी आइदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, जिधर भी ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है। एनी अदर इंफॉर्मेशन ये डॉक्यूमेंट में सबमिट करना पड़ेगा। सर ये डॉक्यूमेंट में सबमिट कौन से फॉर्म में करना पड़ेगा? FC1 में करना पड़ेगा। ओके, क्या मुझे अप्रूवल चाहिए? आंसर इज यस, आरबीआई की अप्रूवल लगेगी। फॉरेन कंपनी है तो फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होगी तो आरबीआई की अप्रूवल लगेगी। सर कौन से आरओसी को देना पड़ेगा? इट इज ओनली वन आरओसी, दैट इज कॉल्ड न्यू दिल्ली। सर अगर फॉरेन कंपनी सीज टू हैव ए प्लेस इन बिजनेस ऑफ इंडिया, यानी उनका प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ इंडिया बंद हो गया है, ओके, इस केस में उसका प्लेस ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एक्टिविटी बंद हो गई, यानी फॉरेन कंपनी पूरी बंद हो गई है। इस केस में जिस दिन उन्होंने सीज टू प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया हो गया और वो कम्युनिकेट करते हैं आरओसी को, उस दिन से उनके कोई ऑब्लिगेशन नहीं पेंडिंग है, उस दिन के बाद के कोई ऑब्लिगेशन पेंडिंग नहीं है। उसके पहले के अगर कुछ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन है तो उनको असिस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद के उनके कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहते। सर क्या अल्टरेशन हो सकते हैं जो उन्होंने FC1 में दिया? आंसर इज यस। अगर अल्टरेशन हुए तो उन्होंने FC2 में कम्युनिकेट करने चाहिए, और वो कम्युनिकेट डॉक्यूमेंट जो देना चाहिए वो 30 डेज के अंदर आरओसी को अपडेट करना चाहिए। ये हो गया आपका सेक्शन 380। उसके बाद आया 381। सर अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी। अकाउंट्स ऑफ हर फॉरेन कंपनी को दो पार्ट में डिवाइड करोगे, एक है सेक्शन और एक है रूल्स। हर फॉरेन कंपनी को कैलेंडर ईयर में बैलेंस शीट, P&L इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट देना पड़ेगा आरओसी को। उसके बाद रूल बोलता है, ओके, हर फॉरेन कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इट बिजनेस ऑपरेशन इन इंडिया देने पड़ेंगे शेड्यूल 3 में। उसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ेंगे, और उसके अलावा लेटेस्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके, ऑफ जो भी पेरेंट कंपनी होगी उसके देने पड़ेंगे। नियर लेटेस्ट बोला इसलिए, नियर उसके नियर जो होगा वो। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर क्या बोला है? फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च। लेकिन अगर कोई फॉरेन कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी, ओके, उनके लिए फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर होगा। ये अपने डिस्कस किया। यहां पर कोई सीजी रिलैक्स कर सकती है? आंसर इज यस, सीजी कैन रिलैक्स, ओके, सम ऑफ द प्रोविजंस, ओके, और सीजी ये भी रिलैक्स कर सकती है जो आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च है। सीजी को अगर आपने एप्लीकेशन दिया तो सीजी ये भी रिलैक्स कर सकती है कि दैट 1 जनवरी से 31 दिसंबर भी एप्लीकेट कर सकते हैं। मतलब सीजी के पास ये पावर है रिलैक्सेशन करने के लिए। उसके बाद इसमें ये जो अकाउंट सबमिट किए जाएंगे कौन से फॉर्म में किए जाएंगे? फॉर्म FC3 में। FC3 फॉर्म अलॉन्ग विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया जाएगा, जहां पर लिस्ट ऑफ ऑल प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया बताया जाएगा। मैंने आपको बताया इसके साथ में डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट के अंदर 3 चीजें देनी पड़ेगी। 3 थिंग्स आर देयर। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या है? सेकंड पॉइंट आपके लिए रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होंगे, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट विल बी ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ फंड्स लाइक कैश फ्लो स्टेटमेंट याद देना पड़ेगा। तो 3 चीजें आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा, ओके, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू सबमिट FC3? 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्या एक्सटेंशन मिल सकता है? आंसर इज यस। आरओसी अगर लगता है कि स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है तो आरओसी कैन गिव एन एक्सटेंशन बट नॉट मोर देन 3 मंथ्स। इसके अलावा
अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ फॉरेन कंपनी हो सकता है? आंसर इज यस। हु विल बी डूइंग दैट? सीए, फर्म ऑफ सीए और एलएलपी ऑफ सीए। ओके, उस केस में हो सकता है यहां पर आपका ऑडिट का चैप्टर अप्लाई होगा मुटेटिस मुटेंडिस। ये होने के बाद डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ फॉरेन कंपनी सेक्शन 382, ये 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट, ओके, आपको कॉन्स्पिशियसली एग्जिबिट करना पड़ेगा आपके जो बिजनेस प्लेस ऑफ बिजनेस है या ऑफिस है उसके बाहर, ओके, नेम ऑफ फॉरेन कंपनी एंड कंपनी इन विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड, कंटिन्यू एक्सप्लिसिट करना पड़ेगा इन अ इंग्लिश लैंग्वेज एंड इन ए लोकल लैंग्वेज, ये आपको बताया गया है। सेकंड पॉइंट, आपके जो बिजनेस लेटर्स है, लेटर हेड्स है, बिजनेस कम्युनिकेशन है, उसके ऊपर आपको नेम ऑफ कंपनी एंड ओके कंपनी इन विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड ये डिस्प्ले करना पड़ेगा। यहां पर लैंग्वेज की बैरियर नहीं है। इसके अलावा आपको और एक पॉइंट दिया हुआ है, अगर लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द फॉरेन कंपनी इज लिमिटेड तो आपको ये कॉन्स्पिशियसली डिस्प्ले करना पड़ेगा जो प्लेस ऑफ बिजनेस है, एंड साथ में आपके बिजनेस कम्युनिकेशन, लेटर हेड या प्रोस्पेक्टस या एडवर्टाइजमेंट, उसमें आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि भाई मेंबर्स है हमारे, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। दिस इज व्हाट इज सिनेरियो विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट। उसके अलावा याद रखना, ओके, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट वन मोर पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया था ये सेक्शन, अभी जो सेक्शन पढ़ रहे हैं ये सेक्शन के रिलेवेंट ज्यादा नहीं है, ओके, ये खाली पढ़ के निकाल देना है आपको। ओके, उसके मैंने आपको ये बताया था कि भाई यार एक पर्सन डिफाइन करिए जिसको हम नोटिस भेजेंगे, तो अगर हमने नोटिस उस पर्सन को भेजी है तो हम मानेंगे, विल कंक्लूड दैट वी हैव सेंड दिस नोटिस टू फॉरेन कंपनी। ओके, दिस इज सेक्शन 383। उसके अलावा डिबेंचर के सेक्शन, ओके भाई, एनुअल रिटर्न के सेक्शन, उसके अलावा रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के सेक्शन, सीएसआर के सेक्शन, ओके, इंस्पेक्शन के सेक्शन, बुक्स ऑफ अकाउंट के सेक्शन, अप्लाई मुटेटिस मुटेंडिस एज इट इज। सर्टेन मॉडिफिकेशन कैन बी टेक प्लेस इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ओके एनुअल रिटर्न। जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट का एग्जांपल मैंने क्या दिया था भाई, बुक्स ऑफ अकाउंट रजिस्टर्ड प्लेस पे होना चाहिए, रजिस्टर्ड प्लेस तो यूएस में रहेगा, तो यूएस में नहीं भेजा जाएगा, तो उसमें सर्टेन मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, एज इट इज अप्लाई होगा, लेकिन सर्टेन मॉडिफिकेशन होके अप्लाई हो सकता है। ये होने के बाद आपके फीस ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी? एज प्रिस्क्राइब। एंड उसके अलावा ओके इंटरप्रिटेशन के 3 पॉइंट दिए हुए हैं। सर्टिफाइड मतलब क्या होगा, उसके बाद डायरेक्टर मतलब क्या होगा, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा। प्लेस ऑफ बिजनेस में मैंने आपको एम्फसाइज किया शेयर ट्रांसफर ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस, जो शेयर ट्रांसफर ऑफिस और रजिस्ट्रेशन ऑफिस इज ए प्लेस ऑफ बिजनेस। एंड वन मोर पॉइंट इज डायरेक्टर, अगर कोई पर्सन ओके जो जिसके अकॉर्डिंग से फॉरेन कंपनी वर्क कर रही है, ओके, अगर वो डायरेक्टर माना जाएगा। एनी पर्सन हु इज इन अकॉर्डेंस टू whom okay that foreign company is working, we will be understanding that particular person is a director। ये होने के बाद अपने पास प्रोस्पेक्टस का सेक्शन आया। प्रोस्पेक्टस को 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, डेटिंग वाला प्रोस्पेक्टस, डेटिंग एंड पर्टिकुलर्स, उसके बाद एक कंसेंट ऑफ एक्सपर्ट, और उसके बाद आपके लिए नेक्स्ट सेक्शन आता है दैट इज योर ओके रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। 3 पार्ट्स, 387, 388, 389, 387, 388, 389, ये भी आपने रटना है। 387 क्या बोलता है? प्रोस्पेक्टस डेटेड एंड साइन होना चाहिए, उसके अंदर पर्टिकुलर्स क्या होने चाहिए? 5 पॉइंट होने चाहिए। पहला, ओके, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट है यानी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो चाहिए। सेकंड पॉइंट, ओके, प्रोविजन अंडर विच यू आर प्रोविजंस ऑफ एक्ट इन विच यू आर रजिस्टर्ड। थर्ड पॉइंट, एड्रेस इन इंडिया वेयर यू हैव इशूड दिस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट पॉइंट, डेट ऑन विच, ओके, एंड कंट्री इन विच यू आर इनकॉर्पोरेटेड। एंड लास्ट पॉइंट, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड इफ देयर आर मल्टीपल प्लेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ये चाहिए। ओके, इसके अलावा आपको सेक्शन 26 के मैटर्स भी डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। अलॉन्ग विद दिस मैंने आपको बताया यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। कौन से केसेस में? अगर आपका प्रोस्पेक्टस जो इशू हो रहा है आफ्टर मोर देन 2 इयर्स इशू हो रहा है, आफ्टर एंटाइटल टू कमेंस द बिजनेस इन इंडिया। अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के हिसाब से आप 2 इयर्स कब से लोगे? फॉरेन कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट इन फॉरेन कंट्री लोगे। इंडिया के प्लेस ऑफ बिजनेस से 2 इयर्स नहीं लेना है, ये फॉरेन कंट्री के हिसाब से ये 2 इयर्स लेना है आपको। ये होने के बाद ओके, इसमें कोई वेवर नहीं हो सकता, प्रोस्पेक्टस में कोई वेवर सीजी नहीं दे सकती, ये अपने डिस्कस किया। ओके, एंड अगर प्रोस्पेक्टस के साथ में अगर एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया जा रहा है तो अनलेस अंटिल कंसेंट ऑफ एक्सपर्ट नहीं आता है तब तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दिया जाएगा। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट ये है, ओके, this particular section is not applicable to if you are issuing the securities to existing members and debenture holder, this section is not applicable। and if your securities are listed and you are issuing the same class of securities which is listed, okay, this section is not applicable। that's it। okay, ये concept आपको हो गया। 387, 388 expert consent, ये तो एकदम सिंपल है। no person shall circulate, issue or distribute in India any prospectus of securities of company outside India, incorporated outside India, unless until there is a statement where it is having a consent of expert and the section 33 and 40 is complied। okay, even you need to ensure that consent of expert is not taken off, यानी consent of expert withdrawn नहीं किया होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ओके, ये होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस जरूरी है। 389 क्या बोलता है? प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर करना पड़ेगा। सर किसके पास? आरओसी के पास। आपका आरओसी कौन सा होगा? न्यू दिल्ली होगा, ये तो आपको मैंने समझा दिया है। ओके, आरओसी के पास रजिस्टर करना होगा। इसमें 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, व्हेन यू आर रजिस्टरिंग विद आरओसी यू आर रिक्वायर्ड टू गिव ए कॉपी ऑफ सर्टिफाइड प्रोस्पेक्टस अलोंग विद डिक्लेयर सर्टिफिकेशन शुड बी डन बाय चेयरपर्सन एंड 2 डायरेक्टर्स, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स जो अप्रूव्ड बाय मैनेजिंग कमेटी होगी, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, एंड ये आरओसी रजिस्टर करेगा। इसके बेसिस पे कॉपी ऑफ डिलीवर्ड मेंशन ऑन द फेस ऑफ इट, यानी प्रोस्पेक्टस पे लिखा होना चाहिए कि हमने ये आरओसी पे ये डेट पे हमने डिलीवरी दी हुई है प्रोस्पेक्टस की। एंड सेक्शन 388 का कंसेंट चाहिए, यानी एक्सपर्ट का कंसेंट चाहिए। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद आरओसी व्हेन द प्रोस्पेक्टस आर गिवन फॉर आरओसी रजिस्ट्रेशन? 5 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट आपका कंसेंट ऑफ एक्सपर्ट। सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एमडी और मेमोरेंडम विद एमडी और मैनेजर। थर्ड पॉइंट, कॉपी ऑफ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट, ओके, जहां पर लास्ट 2 इयर्स में
मटेरियल नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी लाइक अमालगमेशन, मर्जर कुछ हुए रहेंगे, अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज ओके पावर ऑफ अटर्नी इफ प्रोस्पेक्टस इज साइंड बाय ओके एजेंट ऑफ डायरेक्टर, कोई एजेंट ऑफ डायरेक्टर है वो प्रोस्पेक्टस साइन कर रहा है तो उसकी जगह पावर ऑफ अटर्नी लगेगी, ये पॉइंट दिया हुआ है। इसके अलावा आपका सेक्शन है ओके आगे आईडीआर का। आईडीआर का सेक्शन आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बहुत इजी आंसर है। क्या इजी आंसर है? सीजी रूल्स बनाएगा। सर किसके लिए रूल बनाएगा? 4 चीजों के लिए। आईडीआर ऑफर कैसे किए जाएंगे, ओके व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिस्क्लोजर इन प्रोस्पेक्टस फॉर आईडीआर, ओके हाउ आईडीआर विल डेल्ट विद ओके द डिपॉजिटरी एंड अंडरराइटर। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज हाउ आईडीआर विल बी सेल, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन ऑफ आईडीआर। इसके लिए सब रूल्स होंगे, अपने सिलेबस में इसके रूल्स कवर्ड नहीं है मालिक। ओके ये होने के बाद आपके पास एग्जाम क्लियर कट है कि भाई यार अगर प्रोस्पेक्टस इशू करते वक्त आपका सिविल लायबिलिटी आ सकता है, क्रिमिनल लायबिलिटी आ सकता है, एंड अगर आपने फ्रॉड किया हुआ तो इसकी लायबिलिटी आ सकती है जो 447 में जाती है, यानी सेक्शन 34, 35 एंड 36 नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, ये ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा पनिशमेंट डिफाइन की हुई है, और उसके अलावा एक वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डिस्कशन मैंने किया हुआ है कि 393 में आपने को ये बताया हुआ है अगर बाई चांस ओके अगर फॉरेन कंपनी ने ये चैप्टर के कोई प्रोविजंस को नॉन कंप्लाई किया तो इस केस में अगर उनके कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उनके कोई ट्रांजेक्शन है, ओके उनके कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उनके ट्रांजेक्शन है या डीलिंग है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजेक्शन डीलिंग विद सम अदर पर्सन ओके या सम कंपनी, जो भी होगा इट इज एंटर्ड विद सम कंपनी और पर्सन जो भी रहेंगे, वो कंपनी याद रखना, मैंने क्लियर कट बोला हुआ, वो कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ओके याद रखना वो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी रहेगी। ओके यहां पर क्या होगा, ओके जो फॉरेन कंपनी है जिसने नॉन कंप्लायंस किया है वो उस कंपनी पे केस नहीं कर पाएगी, लेकिन वो कंपनी कैन फाइल ए केस अगेंस्ट फॉरेन कंपनी। भारत माता की जय।